मैं बीएससी थर्ड ईयर का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़े हो एनालिटिक फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, यदि उसका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट या दोनों पार्ट का सम या डिफरेंस दिया हो, और कैसे एक फंक्शन को हार्मोनिक फाइंड करते हैं। और ये एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बटा वी एनालिटिक है, और u गिवन है तो v कैसे फाइंड करेंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। या v गिवन है तो u कैसे फाइंड करेंगे, ये मैंने न्यूमेरिकल किया। आज आपको मैं कुछ थ्योरम्स छोटा छोटा है, यदि आपके पास बुक होगा तो आप इतना बता दिया गया है कि आप मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। थ्योरम ये रियल एनालिसिस का थ्योरम नहीं है, बहुत इजी है, आप बिल्कुल अपने से ही समझ सकते हो। बट मैं करा दे रहा हूँ, कुछ थ्योरम्स मैं कराऊंगा। तो थ्योरम्स ये है, मैं बार बार पहले भी बोल रहा था कि यदि ये एनालिटिक फंक्शन है जेड का, इसका रियल इमेजिनरी पार्ट बोथ आर हार्मोनिक या बोथ सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। कहने का मतलब डेल टू यू जीरो डेल टू वी जीरो, ये आपका थ्योरम है, ठीक है। जैसा कि मैं लिख दिया हूँ, आप लोग लिख लेना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर लेक्चर 10। तो बच्चों मैंने लिखा है वही बात जो अभी मैंने बोला है। इफ एफ जेड यू प्लस आई बटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, देन यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक फंक्शंस। हाँ ध्यान दीजिएगा, कोई भी जेड का फंक्शन यू प्लस आई बटा वी के रूप में होगा, यू वी आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फंक्शन का रियल इमेजिनरी पार्ट लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज योर हार्मोनिक होगा, ऐसा नहीं है। आपको मैंने बोला है कि ये एक्स वाई पॉइंट पर एनालिटिक हो, मैंने ये डोमेन में अपने एनालिटिक हो, तब मैंने बोला है एनालिटिक है तो इसका दोनों पार्ट लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, अर्थात हार्मोनिक होगी। तो प्रूव करते हैं। देखो वेरी सिंपल वे, ये एनालिटिक है, गिवन है, ये एनालिटिक है, तब यू भी बोथ आर सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। इसको आप लेट कर लीजिए जो गिवन है। लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन, ओके। तो निश्चित है आप पढ़े हो काची रीमान इक्वेशन, सीआर इक्वेशन, कि यदि एनालिटिक फंक्शन हो तो ये सीआर इक्वेशन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। लेकिन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, कहने का मतलब डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी बाई डेल वाई, कंसीडर वन। ये सीआर इक्वेशन 2 है। डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल एक्स, इसको 2 कंसीडर करूँ। निश्चित है कि एनालिटिक है तो ये और ये इक्वल होगा, बट ये इक्वल हो तो ये जरूरी नहीं है कि ये फंक्शन एनालिटिक, ये नेसेसरी कंडीशन है कि ये एनालिटिक है तो ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा, नो डाउट। अब आपको आपका एम क्या है, आपका एम है डेल टू यू जीरो शो करना, डेल टू बी जीरो। ये डेल टू यू जीरो हो जाए तो यू सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन या यू इज हार्मोनिक फंक्शन एंड आल्सो दिस। बच्चों क्या करो ना, वेरी सिंपल, आपको प्रोसेस तैयार होना चाहिए। 1 को आप x की रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करो और सेकेंड को y की रिस्पेक्ट करो, उसको ऐड कर दो, ये आ जाएगा, ये u हार्मोनिक हो जाएगा। तो आप क्या मैंने बोला, निश्चित है कि एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, सीआर इक्वेशन। ये आपका एम है।
ओके, तो क्या मैंने बोला है, 1 को डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली with respect to x and 2 with respect to y, then adding. We get क्या बच्चों, 1 को x की रिस्पेक्ट और सेकेंड को y की रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करके आप ऐड करो, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा, राइट में ऐड होगा। तो इसका हम x की रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, del 2u बाई del x स्क्वायर, del 2u बाई del x स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ऐड इस डेरिवेटिव करके ऐड भी करना है, तो इसको लेफ्ट इसका y की रिस्पेक्ट करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, del 2u बाई del y स्क्वायर। राइट में इसका x की रिस्पेक्ट करोगे तो del 2b बाई del x del y प्लस इसका करोगे y की रिस्पेक्ट, तो ये माइनस है प्लस माइनस हो जाएगा, del 2b बाई del y del x। दैट इज योर del 2u बाई del x स्क्वायर प्लस del 2u बाई del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बोथ सेम, v और u का भी और v का, ये x की रिस्पेक्ट करके तब y की रिस्पेक्ट करो, या y की रिस्पेक्ट करके x की रिस्पेक्ट करो, या पहले x की रिस्पेक्ट तब y की रिस्पेक्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने ये दिखा दिया, मतलब del 2u 0, इसका मतलब u इज ए हार्मोनिक और v को हार्मोनिक दिखा दो, यही आपका एम है, टारगेट है। तो देखो अब ये प्रूव करने के लिए इसको जो इक्वेशन 1 है इसको y की रिस्पेक्ट करो और इसको x की रिस्पेक्ट, और यही ऐड कर दो। ओके, now differentiating 1 partially with respect to y and second with respect to x, then adding। We get 1 को किसके रिस्पेक्ट करना है, y के रिस्पेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, del 2u बाई del y del x प्लस इसको x की रिस्पेक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी देन एडिंग नहीं, सब्ट्रैक्टिंग कर दो, क्यों या ये माइनस इधर रखोगे तो ऐड भी कर सकते थे, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग। वी गेट, हाँ इसको y की रिस्पेक्ट और उसको x की रिस्पेक्ट करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस
डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, इसको y के रिस्पेक्ट करेंगे हम लोग, डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर, और माइनस है माइनस प्लस, इसका x की रिस्पेक्ट करना है, डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर। नो डाउट अगेन ये ख़त्म हो जाएगा, ये आपका आ गया डेल टू वी जीरो, दिस इम्प्लाइज वी इज हार्मोनिक। तो आज से जान लीजिए कि एक एनालिटिक फंक्शन का रियल इमेजिनरी पार्ट बोथ आर हार्मोनिक, और दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहे जाते हैं। तो ये थ्योरम है, ये जनरल थ्योरम है, किसी भी एनालिटिक फंक्शन का रियल इमेजिनरी पार्ट लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, कहने मतलब कि दोनों बोथ आर हार्मोनिक। ये छोटा सा थ्योरम था, इजी वे में, बस प्रोसेस आपको तैयार है कि एनालिटिक फंक्शन है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और डेल टू यू जीरो दिखाना है तो फर्स्ट इक्वेशन को एक्स की रिस्पेक्ट, सेकेंड की इक्वेशन को वाई की रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करके ऐड कर दो, और डेल टू बी जीरो दिखाना है तो फर्स्ट इक्वेशन को वाई की रिस्पेक्ट और सेकेंड इक्वेशन को एक्स की रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करके माइनस कर दो, तो डेल टू बी जीरो हो जाएगा, और ये आपका थ्योरम है। नाउ अब मैं नेक्स्ट थ्योरम की बात करूँगा। आपके पास बुक नहीं होगा तो बुक ले लें, यदि कोशिश करें तो, यदि संभव है, नहीं संभव तो मैं तो लिख ही दे रहा हूँ। और बीएससी में मैं नोट्स कोई पढ़े और मैं जो लिखवाता हूँ तो बुक लेने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। बीएससी थर्ड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं रियल एनालिसिस पढ़ाऊँगा तो बुक से हट करके और बहुत सारी चीज़ें मैं बताता, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। तो हेडक में मत रखिए कि हमको बुक लेना ही पड़ेगा। जितना मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, समझिए, आप पूरा वीडियो देखिए तभी तो समझ में आएगा, ठीक है। तो आप जितना मैं बता रहा हूँ तो उसको पूरा देखो, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसको करो। आप बीएससी थर्ड ईयर के हो तो क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव करना है, और पूरा ये पेपर में इससे भी आसान चैप्टर है, और एक यूनिट में एक चैप्टर है। दूसरा तीसरा पढ़ोगे एक ही चैप्टर पढ़ना है, 8-9 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो सिलेबस सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के कंपेरिजन में थर्ड ईयर का कम है। तो नेक्स्ट थ्योरम मैं लिखूँगा, हाँ, आप मेरे साथ लिखते रहो। प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन with constant real part. Prove that analytic function with constant real part is a constant. एक चीज़ और मैं जोड़ दे रहा हूँ, आल्सो विथ कांस्टेंट इमेजिनरी पार्ट।
इज ए कांस्टेंट। ये थ्योरम आपका ये है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी शॉर्ट। थ्योरम ये है कि एक एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट कांस्टेंट है तो फंक्शन ही कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक होगा ही। एनालिटिक क्या है? कोई फंक्शन एनालिटिक कब होगा? ये जेड का फंक्शन है, एनालिटिक कब होगा? एक्स वाई पॉइंट पर, जब ये डिफरेंशिएबल हो, इसके सम नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो। तो अब बताओ, जब किसी भी एनालिटिक फंक्शन का रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों होगा, एक्स वाई का फंक्शन होगा, यदि कांस्टेंट है, मतलब एक्स से वाई से फ्री है, तो फंक्शन भी कांस्टेंट होगा। तो ये मान लो, लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। अब बताओ, एनालिटिक फंक्शन है तो हमारा थ्योरम ये है कि यदि इसका रियल पार्ट कांस्टेंट है, इमेजिनरी पार्ट भले कांस्टेंट ना हो तो भी इमेजिनरी रियल पार्ट कांस्टेंट, इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये मेन मुद्दे पे आइए, रियल पार्ट को कांस्टेंट लेकर के एफ जेड को कांस्टेंट दिखाना है। कांस्टेंट मतलब एक्स वाई से फ्री हो। एक बार इमेजिनरी पार्ट भी कांस्टेंट हो तो एफ जेड को कांस्टेंट दिखाना था। ये हम इसमें करें क्या? मान लीजिए कि यू जो है रियल पार्ट कांस्टेंट है, एक्स वाई से फ्री है, तो जब कांस्टेंट है तो वी को कांस्टेंट दिखा दो। तो एफ जेड यू और वी पर डिपेंड है, तो यू कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, तो एफ जेड नो डाउट कांस्टेंट ही होगा। यही आपका टारगेट है। तो मान लीजिए व्हेन आर एफ जेड मतलब यू रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, एफ ऑफ जेड भी पढ़ लेते हैं, क्या कांस्टेंट हो। मान लीजिए सी है कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी सी ले लिया, तो नो डाउट डेल यू बाई डेल एक्स 0 और डेल बी बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई भी 0 होगा। ये एनालिटिक है, तो ये डेल यू बाई डेल एक्स को क्या लिखोगे? डेल बी बाई डेल वाई 0 और डेल यू बाई डेल वाई 0 है, तो डेल बी बाई डेल एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि बाई सी आर इक्वेशन डेल यू बाई डेल एक्स को डेल बी बाई डेल, ये एनालिटिक है ना, तो ये इक्वल टू ये होगा, ये इक्वल टू माइनस इतना होगा। चलो माइनस लिख देता हूँ। अब बताओ, ये डेल बी बाई डेल वाई 0 मतलब हम कह सकते हैं वी वाई 0 और भी ये माइनस तो 0 होगा नहीं, वी एक्स 0। अब बताओ, v का y के रिस्पेक्ट और v का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव 0 है। भाई x की रिस्पेक्ट करते हैं तो y कांस्टेंट रहता है, तो चलो x की रिस्पेक्ट किया तो y में आ गया, y की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तभी 0 हो रहा है। इसका मतलब कि दोनों के रिस्पेक्ट v का पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो रहा है, इसका मतलब कि v भी कांस्टेंट है, तभी तो डेरिवेटिव 0 हो रहा है। इसको इंटीग्रल करोगे तो नो डाउट आपको पता है किसी फंक्शन का इंटीग्रल, कोई फंक्शन 0 है तो उसका इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो वही बात है, वी वाई का इंटीग्रल करोगे तो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि वी वाई 0 है, तो v इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ से भी देखो, ये 0 होता है, ये 0 नहीं होता, तो v को कांस्टेंट नहीं लिख सकते, या ये 0 है, ये 0 नहीं रहता वी वाई, तो v को कांस्टेंट नहीं लिखते। अब बताओ, u कांस्टेंट लेने पर v कांस्टेंट, इसका मतलब कि u प्लस i बटा v कांस्टेंट, मतलब एफ जेड का, दिस इम्प्लाइज
एफ जेड इक्वल टू यू प्लाई आई बटा वी इज ए कांस्टेंट। अब आप लोगों को मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप करोगे क्या, ये जो लिख रहा हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड दैट इज योर वी कांस्टेंट हो, सी मान लीजिए, तो v का x की रिस्पेक्ट, v का y की रिस्पेक्ट 0 और v का x की रिस्पेक्ट माइनस डेल यू बाई डेल वाई होता है बाई सी आर इक्वेशन। ये डेल यू बाई डेल एक्स 0 होगा। अब बताओ यू वाई 0, यू का y की रिस्पेक्ट और u का x की रिस्पेक्ट 0, तो इसका मतलब u कांस्टेंट। चलो मैं लिख दिया, बना दिया, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट थ्योरम हमारा है इसको आप लिख लोगे, लिख रहे होंगे आप लोग। एक और थ्योरम कर लीजिए, हटा रहा हूँ। जो स्टूडेंट शुरू से नहीं पढ़ रहा है, शुरू से पढ़े, वीडियो आपके पास है, आप अपने टाइम के अनुसार धीरे धीरे एक घंटा डेली पढ़ोगे तो चार दिन में ख़त्म हो जाएगा, जितना मैं पढ़ाया हूँ। बहुत ये नहीं है आप, ठीक है। तो थ्योरम नेक्स्ट है, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक function with constant modulus with constant modulus, then it is a constant. पहले थ्योरम का मीनिंग क्या है आप समझ सकते हो। थ्योरम का मीनिंग मैं समझा दे रहा हूँ बच्चों। एफ जे एनालिटिक है, मतलब इसका रियल इमेजिनरी पार्ट सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो ये कह रहा है कि विथ कांस्टेंट मॉडुलस, उसका उस एफ जेड का मॉड कांस्टेंट है। हो सकता है कि फंक्शन कांस्टेंट नहीं, उसका मॉड कांस्टेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लाई बटा वी इज एन, ये गिवन है एफ जेड एनालिटिक फंक्शन, तो लेट कर लिया, इज एन एनालिटिक फंक्शन। और क्या गिवन है, मॉड एफ जेड कांस्टेंट, तो इसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। मॉड एफ जेड क्या होगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इस कांस्टेंट को अंडर रूट सी मान लो, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी। ये दिया है, ये गिवन है। क्या ये संभव नहीं? देखो यू भी कोई नेसेसरी नहीं कि यू भी कांस्टेंट है, नहीं। यू प्लाई बटा वी का मॉड कांस्टेंट है, ये हो सकता है। मान लो यू जो है साइन एक्स हो, एक्स वाई में है, अरे वाई में नहीं है तो क्या हुआ, एक्स वाई में मान वी कास एक्स हो,
तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 1 हुआ, कांस्टेंट हुआ। हो सकता है यू वी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कांस्टेंट हो। तो यही ये कह रहा है कि किसी एनालिटिक फंक्शन का यदि मॉड कांस्टेंट हो, ठीक है, तो फंक्शन भी कांस्टेंट होगा, फंक्शन कांस्टेंट होगा। एफ जे एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस देन इट इज ए कांस्टेंट। अब बताओ एफ जेड को कांस्टेंट दिखाना है यदि मॉड कांस्टेंट है, कैसे करेंगे? इसको आप एक बार एक्स की रिस्पेक्ट और एक बार वाई की रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करो, ठीक है, और सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये भी आपको पता है। तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इसको आप x की रिस्पेक्ट y की रिस्पेक्ट बारी बारी से आप डेरिवेटिव करो और ऐड कर दो। डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा 2u पुनः u का डेल यू बाई डेल एक्स, ओके, प्लस 2b, ये सॉरी ये तो यूज करो, इसका नहीं करो, ये तो यूज हो जाएगा, दिया है। जब एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा बाई सी आर इक्वेशन, क्या डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल बी बाई डेल वाई एंड डेल यू इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल एक्स, ओके। अब आप लोग इसको x की रिस्पेक्ट या इसको y की रिस्पेक्ट, इसका यूज आप लोग करोगे, ई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली with respect to x and second with respect to y। चलिए इसका x की रिस्पेक्ट करोगे, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल टू वी बाई डेल एक्स डेल वाई, इसको 1 नहीं, इसको 2 मानेंगे ना, इसको 3 मान लीजिए, इसको 2 इसको 3, ये 1 है। डिफ्रेंशिएटिंग 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड 3 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। तो 2 का क्या तो ये हुआ, 3 का क्या होगा y की रिस्पेक्ट तो करोगे तो डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल टू बी बाई डेल वाई डेल एक्स। इसको ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ऑन एडिंग सॉरी मैंने गलती भी किया है, ये आपको सी आर इक्वेशंस, सॉरी यहाँ से आप काट दे रहा हूँ, ये सी आर इक्वेशन मान लीजिए 1 को ही करना है, सॉरी बच्चों, ये कहाँ एफ जेड का मार्ड कांस्टेंट था, तो मार्ड एफ जेड अर्थात का स्क्वायर भी कांस्टेंट हो, यू स्क्वायर वी स्क्वायर 1 बाई सी आर इक्वेशन, ये 2 3, ये गलत है, काट दीजिए यहाँ से। इसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ, ओके, कहाँ से ये, उसके बाद ये, और ये आपको
डिफ्रेंशिएट करना है 1 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y रिस्पेक्टिवली। यहाँ पार्शियल लिख दे रहा हूँ। तो 2u, u का x के रिस्पेक्ट ux भी लिख सकते हो, वही डेल यू बाई डेल एक्स प्लस 2b डेल बी बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। चलो y की रिस्पेक्ट करते हैं, 2u डेल यू बाई डेल वाई प्लस 2b डेल बी बाई डेल वाई इक्वल टू 0। तो u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस v डेल बी बाई डेल एक्स u डेल यू बाई डेल वाई प्लस v डेल बी बाई डेल वाई इक्वल टू 0। स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, ये दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायरिंग both equations and then adding। स्क्वायर करके ऐड करना है। स्क्वायर करके ऐड करना है तो कितना होगा, यू स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस v डेल बी बाई डेल एक्स v स्क्वायर डेल बी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2u v डेल यू डेल एक्स डेल बी बाई डेल एक्स ये काम कर लो, ये ना करके आज दिमाग डिस्टर्ब हो गया। एक काम कर लो, डेल वी बाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, स्क्वायर करोगे स्क्वायर करो तो सारी, देन एडिंग यू स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2u भी यू एक्स भी एक्स प्लस यू स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर भी वाई स्क्वायर। यू एक्स का मतलब वही डेल यू बाई डेल एक्स जो सफिक्स लगा है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2u भी यू वाई भी वाई इक्वल टू स्क्वायर करके जोड़ दिया। ओके, ये ई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, ये भी स्क्वायर कॉमन ले लो तो भी एक्स स्क्वायर प्लस भी वाई स्क्वायर, ये देख रहे हो 2u भी यू एक्स भी एक्स। अब यहाँ पर हम माइनस लिख दे रहे हैं, कैसे, यू आई को लिख सकते हो
माइनस वी एक्स और वी वाई को यू एक्स लिख सकते हैं ना। ये कहाँ से, फ्रॉम वन एंड टू, सी आर इक्वेशन से, फ्रॉम 2 and 3। अरे यू आई को क्या लिखोगे, वी एक्स और वी वाई को माइनस यू एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। तो अब बताओ ये आप कॉमन लोगे तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू यू एक्स प्लस, हाँ एक काम कर लो, ये भी यूज कर लो, वी एक्स को क्या लिख सकते, यू आई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर आने दो, यू एक्स को लिख सकते हो नहीं, इसको चेंज करो, वी एक्स स्क्वायर आने, वी वाई स्क्वायर आने दो, इसको क्या लिख सकते हो, वी एक्स को यू एक्स स्क्वायर यू आई, ये यू आई स्क्वायर है सॉरी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, यू आई स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अरे भाई सी आर इक्वेशन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। अब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस यू ए स्क्वायर 0, तो ये यू स्क्वायर 1 से यू स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर वी स्क्वायर 0 कांस्टेंट है, तो ये 0 नहीं होगा, तो ये 0 होगा, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू आई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताओ इससे क्या क्लियर हुआ, यू एक्स 0 स्क्वायर में 0 है तो ये अलग अलग 0 होगा, एंड यू आई इक्वल टू 0। अब यू एक्स 0 है, अब यू का वाई कहते यू कांस्टेंट हुआ। सिमिलरली यहाँ लिख सकते हैं वी कैन प्रूव, यदि हम यहाँ पर इसको भी में बदल दें यहाँ पे तो भी कांस्टेंट आ जाएगा, वी कैन प्रूव भी कांस्टेंट। अब बताओ यू भी कांस्टेंट होगा, देयरफॉर दिस इम्प्लाई एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बटा वी, ये कांस्टेंट हो गया। तो किसी फंक्शन का मॉड कांस्टेंट हो तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो आज थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है, लेकिन बहुत ये नहीं है, ठीक है। दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब ही रह रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी बच्चा यहाँ पर नहीं है, ऐसे मन नहीं लग रहा है पढ़ाने में, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत नीरसता है, ठीक है। और क्या मैं करूँ, तो देख लीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट डे आप वीडियो पूरा देख नहीं रहे हो, सारे लड़के देख नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा रिवाइज करो, मेहनत करो, टाइम दो।